नमस्कार, यह है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और आपने सुनना शुरू कर दिया है वरिष्ठ जनों पर केंद्रित हमारा विशेष रेडियो कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का 22वां एपिसोड। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से देश के 200 सामुदायिक रेडियो अपनी अपनी भाषाओं और बोलियों में रेडियो के माध्यम से प्रसारित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों को समाज में उचित सम्मान और आदर प्रदान करना है और उनके स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का समय है हर शुक्रवार सुबह के 10:30 बजे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पैसा है कैसा नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा ये हो मुसीबत न हो मुसीबत हो मुसीबत न हो मुसीबत 7 8 9 पैसा ये पैसा पैसा है कैसा नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा ये हो मुसीबत न हो मुसीबत हो मुसीबत न हो मुसीबत 7 8 9 10 अरे दादाजी, ये क्या हो रहा है? हम जुम्मा कर रहे हैं। वाओ, फिटनेस फ्रीक। बीमार होने के बाद कसरत शुरू करने से तो अच्छा है आज ही कल के लिए तैयार रहा जाए। और आप दोनों का योग सेशन? हाँ वो तो है ही, पर हमने ये चैलेंज लिया है। आप दोनों दोस्त मिलकर कमाल ही करते हैं। अरे भाई, हम दोनों ने शर्त लगाई है, जो जल्दी थक जाएगा वो दोनों के लिए हलवा बनाएगा। हलवा? आप दोनों को तो शुगर है। अरे आज हमारा चीट डे है। आप दोनों ने ना सोशल मीडिया देख देख कर सारे जेंजी वाले गुण अपना लिए। स्मार्ट गाइस। आ जाओ, तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। नो थैंक यू, मैं अभी अभी बैडमिंटन खेल कर आ रही हूँ। हाँ हमें पता है, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। तुम आ जाओगी तो तुमको भी हलवा में हिस्सा देना पड़ेगा ना। और वो सिर्फ हम दोनों का है। वेरी फनी। पर तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। फिर हलवा का क्या होगा? अरे वो तो हम खाएंगे। लगता है आज आप दोनों ने कुछ ऊट पटांग खा लिया है, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। खाया तो नहीं है, पर अब खा लेंगे। क्या? हलवा। ओफो, मैं तो चली। अरे रुक जा बेटी, रुक जा। अच्छा मजाक बंद, हमें सच में तेरी जरूरत है। हलवा बनाने के लिए? हम जिंदगी का हलवा आराम से खा पाएं, इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। और बेटा, हम जो काम करने वाले हैं उससे तू भी अपनी जिंदगी का हलवा आराम से खा पाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा रुक, हम तुझे समझाते हैं। पर पहले तुमको एक काम करना होगा। बोलिए। तुमको? अरे बोलिए भी। पहले तुमको। सच में आज आप दोनों को कुछ हो गया है। आज हम दोनों ने एक फैसला किया है। अब तू हमें बताएगी कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि जैन जी बड़े स्मार्ट होते हैं। वो तो होते ही हैं। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम तो जानती ही हो, मैंने पूरी उम्र नौकरी की, फिर रिटायरमेंट के बाद ये घर बनवाया। और बेटा, हमारी जनरेशन के लगभग हर आदमी की यही कहानी है। हाँ तो? हमने जिंदगी को उस तरह नहीं देखा जिस तरह तुम लोग देखते हो। हम कैसे देखते हैं? बेटा, तुम लोग जिंदगी को एंजॉय करते हो, जिम्मेदारियां भी समझते हो, लेकिन सबसे पहले अपने को खुश करना जानते हो। हमारी पूरी जिंदगी घर बाहर की जिम्मेदारियां उठाते ही बीत गई, पर अब हमें एहसास हो रहा है कि अपने वर्तमान को सही रखने के चक्कर में हम भविष्य के बारे में प्लान ही नहीं कर पाए। तू ये मत सोच बेटा कि हमारे बच्चे हमारा ध्यान नहीं रखते, लेकिन मैं समझ गई छोटे दादाजी, और आप लोगों ने जो भी फैसला किया है सही ही किया होगा। अरे ऐसे नहीं लक्ष्मी बेटा,
पहले तुम हमारा प्लान तो सुन लो, फिर हमें एडवाइस करना। ओके, लेकिन लंबी बातचीत के पहले एक काम तो करना ही पड़ेगा। क्या? हलवा खाना पड़ेगा। तो आप लोग पसीना पोंछिए, रेडी होइए, मैं अभी हलवा लेकर आती हूँ। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। यह कार्यक्रम उन अनमोल व्यक्तित्वों को समर्पित है जिनके अनुभव और ज्ञान हमारी समाज की नींव है, यानी कि हमारे बुजुर्ग। उनकी आंखों में जीवन के हजारों रंग बसे होते हैं, उनकी झुर्रियों में कहानियां छुपी होती हैं और उनके शब्दों में सच्चाई का सार होता है। आज का यह शो उन सभी को समर्पित है जिन्होंने हमें बढ़ते हुए देखा, संवरते हुए देखा और निस्वार्थ प्रेम दिया। बिल्कुल सही कहा दादू। हमारे बुजुर्ग वो पेड़ हैं जिनकी छाया में हम सुकून पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है उनकी जरूरतें भी बदल रही हैं। आज हम जानेंगे कि सरकार और समाज उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। हमारे माध्यम से अब आप सब जानते ही हैं कि सरकार ने हमारे बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जो उनकी जिंदगी को आसान बना रही है। हाँ लक्ष्मी, और इन योजनाओं का उद्देश्य केवल उन समस्याओं का समाधान करना ही नहीं, बल्कि उनके जीवन को सम्मानजनक और खुशहाल बनाना भी है। बुजुर्गों को सिर्फ देखभाल की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपनापन, सम्मान और आत्मनिर्भरता की भी जरूरत होती है। चलिए एक एक करके इन योजनाओं पर बात करते हैं, ताकि हम अपने श्रोताओं को बता सकें कि वे इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPSRC की। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए बेहद उपयोगी है जो देखभाल के अभाव में अकेलेपन और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। इसके तहत वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों और अन्य सुविधाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी जाती है। सोचिए कितने बुजुर्गों को इससे आराम और सुरक्षा मिल रही होगी। सही कहा लक्ष्मी। और जो बुजुर्ग किसी मुश्किल में फंस जाएं, उनके लिए सरकार ने एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 यानी 14567 शुरू की है। यह हेल्पलाइन पेंशन, कानूनी समस्याओं, राशन कार्ड, आवास योजनाओं और आयुष्मान कार्ड जैसी सेवाओं की जानकारी मुफ्त में प्रदान करती है। यानी अगर किसी बुजुर्ग को कोई सरकारी योजना प्राप्त करने में कठिनाई हो रही हो, तो बस एक कॉल से उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सकता है। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बुजुर्गों की सही देखभाल के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत पेशेवर देखभालकर्ता तैयार किए जाते हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को समझते हैं और उनकी देखभाल में सहायता प्रदान करते हैं। बहुत बढ़िया। और अब बात करते हैं सेज पोर्टल की। यह एक बेहतरीन पहल है जिससे बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी सेवाएं और उत्पाद एक ही जगह पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे न केवल उनकी जरूरतें पूरी होती हैं, बल्कि उनके जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाया जाता है। बिल्कुल।
और जिन बुजुर्गों के पास आर्थिक संसाधन सीमित हैं, उनके लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना एक वरदान है। इसके तहत बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण जैसे वॉकर, व्हीलचेयर, सुनने की मशीनें आदि मुफ्त में दिए जाते हैं। लक्ष्मी बिटिया, हम वयो अभ्युदय योजना का तो पूरा लाभ ले रहे हैं। अब तू हमें बता कि हम फ्यूचर के लिए क्या प्लान करें कि आगे का समय बिना कठिनाई के कट जाए। अरे तुम वो बताओ ना जो मुझे बता रहे थे। अरे वो छोड़ना, लक्ष्मी बिटिया को ही रास्ता बताने दे। अरे बताइए ना, आप लोग क्या सोच रहे थे? अरे बेटा वो छोड़ लक्ष्मी बेटा, थोड़ा सा रिस्की है। मुझे तो कह रहे थे कि ये सबसे सही तरीका है अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। पर ये भी तो कहा था ना कि बहुत लोग अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। लेकिन वो एक मिनट, आप शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं? हाँ, तुमको कैसे पता चला? क्योंकि मैं जेन ज़ी हूँ। तो तू क्या कहती है इस बारे में? देखिए दादाजी, मैंने अभी जॉब शुरू किया है, लेकिन जैसे ही मेरी पहली सैलरी मिली मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान कर लिया। शेयर मार्केट में? प्लान तो अपनी जरूरत और क्षमता के अकॉर्डिंग करना चाहिए। जरूरी नहीं जो प्लान मुझे सूट करता है वो आपको भी करे। देखा मैं कह रहा था ना, रहने दे। शेयर वेयर मार्केट अपने बस की नहीं है। क्यों नहीं है? किसी भी काम को यदि सही तरीके से किया जाए तो उसका अच्छा फल मिलता ही है। फिर नफा नुकसान तो किसी भी प्लान में हो सकता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है हमें शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए? मेरे कहने का मतलब है आप लोगों को फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो भी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। बेटा मैंने सुना है बड़ी रकम इन्वेस्ट करो तो अच्छा रिटर्न मिलता है, पर हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है। नहीं छोटे दादाजी, एक साथ बड़ी रकम लगाना ही इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता। बहुत से तरीके हैं जिनसे हर महीने छोटी छोटी रकम लगाई जा सकती है। हम चाहते हैं कि हम किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहें। हाँ, और कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। बहुत सही सोच है। थोड़ी झिझक हो रही थी कहीं बच्चे ये ना सोचें कि हम उन पर विश्वास नहीं करते। उन्हें ऐसा ना लगे कि वो तो हमारा ख्याल रख रहे हैं लेकिन फिर भी हम इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हैं। लक्ष्मी, तुमको तो पता ही है कि हमारा उद्देश्य क्या है। जी, शारीरिक हो या आर्थिक, हमें हर तरह की इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हारे ये बोलने से बड़ा उत्साह मिला लक्ष्मी। सुना तुमने? सुना। अब एक और चीज सुनिए। तो सुनाइए। आपको याद है दादाजी, मेरे ऑफिस में एक लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ, जो पहले ही दिन तुम्हारी अच्छी दोस्त बन गई थी। हाँ, आज मैं उसकी मम्मी से मिली। मेरी बातों से आपको जितना उत्साह मिला है, उनकी स्टोरी सुनकर उससे कई गुना ज्यादा उत्साह मिलेगा आप दोनों को। अच्छा भाई, ऐसा क्या किया है उन्होंने? वो हमारी स्टोरी की हीरोइन हैं। आपकी सुविधा के लिए उनका नाम रख देते हैं सुनीता रख देते हैं। अच्छा, तो तुम अब तक कॉलेज वाली सुनीता को भूले नहीं हो? अरे चुप कर तू, वो बात नहीं है। वो बात नहीं है तो तुम्हारे मुंह से झट से उसका नाम क्यों निकला? तू भी क्या यार भरत, बच्ची के सामने। ठीक है, हम उनका नाम रख देते हैं सुनीता। तो कहानी यूं है कि सुनीता एक सामान्य परिवार की लड़की थी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी, समझदार। वो करना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन जैसा कि हमारे आम परिवारों में होता है, उसकी भी 22-23 साल में शादी हो गई। उन्होंने अपनी गृहस्थी भी बड़ी समझदारी से संभाली। घर परिवार, नाते, रिश्तेदार सबकी अच्छी तरह देखभाल करती। इसमें खास क्या है लक्ष्मी? हमारे समाज में तो ज्यादातर औरतें ये करती हैं। राइट। ये ख्याल सुनीता के मन में भी आने लगा जब वो 55-56 साल की हुई। ओह, तो ये कहानी उसके बुढ़ापे की है? नहीं, ये कहानी उनकी दूसरी जवानी की है। अरे बिटिया, तुम आगे सुनाओ। ये पगला तो उसी सुनीता को इमेजिन करने लगा था जिसे ये कॉलेज में पसंद करता था। ओए, झूठ क्यों बोल रहा है? बस मैं ही उसे पसंद करता था, और तू जो उसके लिए कभी बेर, कभी अमरूद, कभी कच्ची कैरी लेकर आता था, उसका क्या? वो सब तो तेरी खुशी के लिए करता था। बड़ा आया मेरी खुशी चाहने वाला। बिटिया तुम तो कहानी आगे बढ़ाओ, इसकी झूठी बातों में मत फंसो। दादाजी और छोटे दादाजी, आप दोनों उस सुनीता को पसंद करते थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन इस सुनीता की कहानी सुनकर आप दोनों इनके फैन बन जाएंगे, ये पक्की बात है। तो सुनाओ आगे। जब सुनीता जी 39-40 साल की थी तब उनके पति की डेथ हो गई। ओह, वेरी सैड। तो अपने बच्चों के लिए उन्होंने पिता का रोल भी निभाया। अच्छा, वहाँ से उनकी जिंदगी में ट्विस्ट आया? नहीं, असली ट्विस्ट आया जब वो 57 साल की हो गई। बच्चे अपनी जिंदगी में मगन हो गए।
अब उनके पास करने को कुछ खास नहीं था। उन्हें अकेलापन सताने लगा और तब उन्हें लगा कि घर गृहस्थी पर पूरा ध्यान देते देते वो अपनी तरफ ध्यान दे ही नहीं पाई। उनका शरीर भारी हो गया था, जोड़ों में दर्द रहने लगा था। मैं समझ सकता हूँ बेटा, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है ना, हमें लगने लगता है कि हम बिल्कुल अकेले रह गए हैं। ऐसे में अगर कोई दोस्त साथ हो तो आदमी संभल जाता है। अब आदमियों के तो दोस्त बन जाते हैं, लेकिन हमारे समाज में जो औरतें पूरी तरह जिंदगी हाउसवाइफ के तौर पर बिता देती हैं, उनके लिए इस उम्र में दोस्त बना पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हमारे समाज में बुजुर्गों को सत्संग और तीर्थ की सलाह दी जाती है, ताकि इस बहाने वो 4 लोगों से मिलकर अपना सुख और दुख बांट सके। बिल्कुल सही। लेकिन सुनीता जी की सेहत अब इस लायक नहीं रही थी कि वो ज्यादा भाग दौड़ कर पाए। सुबह लोगों के साथ टहलने भी जाती तो थोड़ी ही देर में घुटने दुखने लगते और वो घर लौट आती। उनकी तकलीफ देखकर बच्चे भी उन्हें आराम करने की सलाह देते, लेकिन अब सुनीता जी का शरीर ही आराम करता। उनका मन तो इधर से उधर भागता रहता। कभी उन्हें लगता कि अभी एक बेटी की शादी करवानी है, पहले ये जिम्मेदारी पूरी कर ले, फिर कहीं तीर्थ पर निकल जाऊंगी। फिर कभी लगता अब बस हो गया, सब अपने अपने मन के हैं, मेरी कोई जरूरत नहीं, अब तो मर जाना ही बेहतर है। उनके मन में मर जाने के ख्याल आने लगे। हाँ, क्योंकि उनके पास तसल्ली से बात करने वाला कोई नहीं था। काम की अपनी मजबूरियां होती हैं और आजकल के बच्चों को तो बहुत ज्यादा व्यस्त रहना पड़ता है, उन्हें दोष नहीं दे सकते। हाँ, और बच्चे अपनी तरफ से कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनकी भी तो अपनी जिंदगी होती है। वो सब कुछ अब बूढ़ों के हिसाब से नहीं कर सकते। आप दोनों की यही बात तो बेस्ट है कि आप हर चीज के दोनों साइड देखते हैं। सुनीता जी को अपनी जिंदगी का दूसरा साइड नजर आया जब वो एक दिन आईने के सामने खड़ी थी। उन्हें लगा, क्या उन्होंने इसी तरह के बुढ़ापे की उम्मीद की थी? लोग छोटे छोटे एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं, उन्होंने तो अपने जीवन के इस पड़ाव के लिए कोई तैयारी ही नहीं की। अब जब पेपर इतना कठिन आ गया है तो वो इससे बचने की सोचने लगी। लेकिन फिर काफी सोचने के बाद उस दिन उन्होंने ठान लिया, वो भागेंगी नहीं, बल्कि पूरे नंबरों से ये एग्जाम पास करेंगी। फिर उन्होंने जिम ज्वाइन किया। ओ, तो ये बात है, ये हमारे लिए इंस्पायरिंग है। अरे नहीं दादू, आजकल बहुत सारे बुजुर्ग जिम जाते हैं और जिम में उन्हें कराया क्या जाता है? वही हल्की फुल्की एक्सरसाइज, जुम्बा वुम्बा के थोड़े मूव्स, थोड़ा योग और प्राणायाम। पर बेटा, इसके अलावा जिम में और क्या करवाएंगे? वही तो, अब आया असली टर्निंग पॉइंट। 1 साल तक सुनीता जी ये सब करती रही, पूरा मन लगाकर। उनका वजन भी काफी संतुलित हो गया और लाइफ को लेकर उनकी सोच भी थोड़ी पॉजिटिव हो गई। फिर उन्होंने एक साहसिक काम किया। उन्होंने अपने जिम ट्रेनर से कहा, मुझे वेट ट्रेनिंग करनी है। वेट ट्रेनिंग मतलब वो डंबल उठाना? हाँ, शुरुआत तो छोटे डंबल से ही की। फिर उन्होंने वेट लिफ्टिंग की एडवांस ट्रेनिंग शुरू की और जिस साल उन्होंने अपने 60 साल पूरे किए, उस साल उन्होंने अपनी कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग का स्टेट गोल्ड जीता। अरे वाह बेटा, कहानी के एंड तो इंस्पायरिंग है। नहीं छोटे दादाजी, कहानी अभी खत्म कहाँ हुई है। उनके आसपास के कई सारे लोग जो दबी जबान में उन्हें चिढ़ाते थे, बुढ़ापे में नया शौक आया है, हड्डियां वड्डियां टूट जाएंगी तब बुढ़ापा बिस्तर में कटेगा, घर का पैसा अस्पताल में बर्बाद करेगी, और भी क्या क्या। वो सब देखते ही रह गए जब उन्होंने नेशनल गोल्ड भी जीत लिया। आज वो 69 ईयर की है और कितने सारे इंटरनेशनल कंपटीशन में कई सारे मेडल जीत चुकी हैं। रोज लगभग 5 किलोमीटर दौड़ती हैं, इतनी फिट हैं कि आपकी कॉलेज वाली सुनीता को भी फेल कर दिया। यानी छोटे छोटे कदम उठाकर भविष्य के लिए तैयार होना सबसे सही रणनीति है। एकदम सही। किसी भी उम्र में कुछ नया सीखा जा सकता है और किया जा सकता है। तो फिर हमें भी इन्वेस्टमेंट के नए तरीके सीखने हैं। दुर्घटनाओं पर हमारा वश नहीं, लेकिन तैयारियों पर तो है। सारा जोर आपातकालीन तैयारियों पर लगाया जाए। काल करे सो आज कर। मैं अपनी पेंशन को 2 हिस्सों में कर दूंगा, एक को बैंक में सेफ रखूंगा, दूसरे को इन्वेस्ट करूंगा। बेस्ट। मैं आपको आज ही किसी अच्छे सलाहकार से मिलवाती हूँ। आज तो सचमुच मजा ही आ गया। हलवा खाके नहीं, कॉलेज वाली सुनीता को याद करके। लक्ष्मी बिटिया, तू भी मेरी टांग खींच रही है। तो दोस्तों, आज की गप्पेबाजी यहीं खत्म करते हैं।
हमें उम्मीद है कि आपने हमारी बातें एंजॉय की होंगी जितनी कि हमने की आपके साथ शेयर करने में। बिल्कुल, और जैसे हर कहानी का एक अंत होता है वैसे ही हमें अब विदा लेनी होगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम फिर मिलेंगे और ढेर सारी मजेदार बातें करेंगे आपके साथ। अरे हाँ, अगली बार और भी धमाल मचाने वाले हैं। तब तक के लिए जिंदगी का मजा लीजिए, मुस्कुराइए और हमें मिस मत कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। नमस्कार। नमस्कार। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ नई जानकारियां भी मिली होंगी। किसी कारणवश अगर आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो दोबारा सुना जा सकता है शनिवार के सुबह 10:30 बजे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर एपिसोड तो उपलब्ध होगा ही। सुनते रहे रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM फ्रीक्वेंसी पर। धन्यवाद।